हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और मैं इजराइल सबका स्वागत और वेलकम करता हूं और उम्मीद करते हैं सब लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और अच्छे से पढ़ाई का आनंद भी ले रहे होंगे और अच्छे से आप सब लोग आपकी स्टडी और पढ़ाई कर रहे हो। हम लोग लगातार उन्हीं टॉपिकों पर डिस्कशन कर रहे हैं जिन भी टॉपिकों की एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, सबसे ज्यादा संभावना है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को उसका बहुत ज्यादा फायदा और बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिल रहा होगा यदि आप कोशिश कर रहे होंगे कि उनका फायदा उठाया जाए। उन टॉपिकों से रिलेटेड जो भी तथ्य होते हैं वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा वैल्यूबल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कृपया करके मैं आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक ही गुजारिश है, सभी लोगों से एक ही आग्रह है कि कृपया करके जिन भी टॉपिकों को हम यहाँ पढ़ रहे हैं उन टॉपिकों के आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं, उन्हें अच्छी तरीके से मेमोराइज करें, उन पर अच्छा सा एक स्टडी करें। और जिन भी टॉपिकों के बहाने करंट अफेयर्स के, जनरल अवेयरनेस के, समसामयिकी के जो भी न्यूज आपकी चर्चा में उन पे आप पूरा फोकस करें, पूरा आप अपना ध्यान केंद्रित करें। जैसा कि आपने देखा होगा कि कल एक हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत अच्छा टॉपिक था कि 26 दिसंबर को हमारे यहाँ पहली बार हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो गुरु गोविंद सिंह है, गुरु किसी धर्म के अंतिम और 10वें नंबर के गुरु, उनके जो 4 बेटे हैं उनमें 2 बेटों का जो शहादत हुई, उनकी जो मृत्यु हुई, जिनमें जोरावर सिंह और फतेह सिंह थी, वो 26 दिसंबर 1704, 26 दिसंबर 1704, 26 दिसंबर 1704 ईस्वी को हुई। और इसीलिए 26 दिसंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का अनाउंसमेंट किया था। और पहली बार हमने कब मनाया? 2022 ईस्वी में। तो इससे रिलेटेड पूरे का पूरा एक सिख धर्म का टॉपिक था, आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ आया होगा, अच्छी तरीके से आपने उसको स्टडी करा होगा, पढ़ा होगा और उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आपके टोटल ही क्वेश्चनों पर हम लोगों ने आपकी डिस्कशन करा है और बातें करी है। तो कृपया करके मैं आप सभी लोगों से आपकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे इस चैनल को शेयर करें और जिन भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं सभी ग्रुप में इस वीडियो को सेंड कर दिया करें, सभी ग्रुप में इस वीडियो को भेज दिया करें और सभी लोगों से बोल दिया करें कि इन आपकी टॉपिकों पर आप काम करें, क्योंकि जहां से भी हम लोग बात करें यहाँ से अलग कुछ भी मालूम नहीं किए जाने वाला। टोटल जो टॉपिक आपके एग्जाम में मालूम किए जाते हैं वो इन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड आपके एग्जाम में मालूम किए जाते हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिल रहे हैं, नए टॉपिक पे हम बात करेंगे और एक ज्योग्राफी का टॉपिक होगा। जैसा आप लोगों ने कहा था, मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर आपके सामने आऊंगा और उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, अच्छी बातें करेंगे और उनसे आने वाले क्वेश्चनों पर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसे आजकल आपने अमेरिका में सुना होगा कि अमेरिका के अंदर इस समय जो है, अगर हम अमेरिका में बात करते हैं तो अमेरिका के अंदर यदि इस समय हम लोग देखते हैं तो अमेरिका के अंदर इस समय बर्फीला तूफान आया हुआ है, बर्फीला तूफान, है ना? ये बात। अब बर्फीले तूफान को ना हम लोग इंग्लिश में जो है वो बॉम्ब साइक्लोन कहते हैं, बॉम्ब साइक्लोन। ये बात अमेरिका में जो बोला जाता है ना बॉम्ब साइक्लोन आपके बोला जाता है इंग्लिश में, हिंदी में इसको कह दिया जाता है बर्फीला तूफान। साइक्लोन मीन्स होता है हिंदी में चक्रवात। चक्रवात आपने नाम भी सुना होगा। अब देखो हम जो है ना पूरी डिटेल के अंदर आपके इन टॉपिकों पर बात करेंगे कि व्हाट इज साइक्लोन, व्हाट इज एंटी साइक्लोन, चक्रवात या प्रति चक्रवात आपकी क्या होते हैं, वो कैसे करके आपकी आ जाते हैं, कैसे करके पृथ्वी पर वो चलते हैं और इनकी उत्पत्ति ज्यादातर आपकी बर्फीले तूफानों में कैसे आपकी कन्वर्ट हो जाती है। तो पहली बात तो यह है कि बॉम्ब साइक्लोन अमेरिका में आया हुआ है और इस बॉम्ब साइक्लोन की वजह से अमेरिका में कुछ आंकड़े हैं, पहले आप वो लिखें। अमेरिका में लगभग 60% वहां की जो जनसंख्या है वो इनसे आपके प्रभावित है, इफेक्टेड है ना? और अमेरिका में ज्यादातर आपके राज्यों में, राज्यों यानी कि प्रांत बोल देते हैं या फिर इंग्लिश में स्टेट बोल देते हैं, ज्यादातर प्रांतीय स्टेटों में जो टेम्परेचर है वो माइनस के 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपकी चला गया है, यानी जीरो से तो काफी नीचे है। कुछ में -3 डिग्री सेंटीग्रेड है, कुछ में -4 है, कुछ में -5 है और कुछ आपके स्टेट ऐसे हैं अमेरिका के अंदर जहां टेम्परेचर माइनस के 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपकी कूल डाउन हुआ है, नीचे चला गया है। और ये वाली जो स्थिति बनी है जिसमें 60% आपकी पॉपुलेशन इफेक्टेड है, आपने सुना होगा कि वहां पर पीने के पानी की भी मजबूरी हो चुकी है, पीने का पानी लोगों को नहीं मिल रहा है
और उसके अलग वहां पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, विद्युत धारा की सप्लाई भी वहां पर लगभग बंद ही हो चुकी है। तो लोग बागों का जीवन काफी अस्त व्यस्त है, बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, बहुत ज्यादा प्रभावित है। और इस वाली स्थिति को जो बनने में रोल प्ले किया है, महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, वो बॉम्ब साइक्लोन ने। बॉम्ब साइक्लोन को हम लोग आपकी हिंदी में बर्फीला तूफान कह देते हैं, और साइक्लोन मीन्स हिंदी में आपकी चक्रवात होता है। अब ना हम सब लोग आपकी डिटेल में समझेंगे आपकी हमारी की चीजें होती कैसे हैं। तो अब मैं पहले आप लोगों को इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। आंकड़े आपने लिख लिए होंगे, पहले आप लोग ना ध्यान से अब बड़ी अच्छी चीज समझ लो जो आपकी सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इस वाली आपकी स्थिति को हम लोग कहते हैं चक्रवात, इंग्लिश में कहते हैं आपकी साइक्लोन। और एक चीज होता है जिसको कहते हैं हम आपके हिंदी में प्रति चक्रवात, ये वाली प्रति चक्रवात है ना, इंग्लिश में इसको बोल दिया जाता है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन और साइक्लोन जो होते हैं वो आपकी हमारी होते क्या है, वो कैसे करके आपकी पृथ्वी पर बनते हैं, पहले मैं इसे समझा तो उसके बाद अमेरिका पे हम वापस आ जाएंगे लोग के, और पूरी डिटेल में हम इसके बहाने इस वाले टॉपिक को क्लैरिफाई कर लेंगे। ज्योग्राफी का अच्छा सा नोट तैयार हो जाएगा, अच्छी सी एक आपकी डिटेल और तैयार हो जाएगी आपकी। और यहां से अगर क्वेश्चन मालूम किए जाते हैं तो कभी भी भार नहीं। और आएंगे अभी यहाँ से क्वेश्चन, मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहां से भी न्यूज में जो भी टॉपिक चर्चा में है उसी टॉपिक को आप उठा के पढ़ लें, वो चाहे किसी भी रिलेटेड टॉपिक हो। जैसे अभी हमने आपकी जैव विविधता से रिलेटेड बातें करी हैं, जैव विविधता से रिलेटेड के अतिरिक्त हम लोगों ने अभी अभी आपकी जलवायु परिवर्तन से बातें करी हैं। तो क्योंकि उनकी चर्चा थी तो इन्वायरमेंट के टॉपिक हमने पढ़ लिए। मेरी गारंटी है भैया क्यों नहीं आएगा, लेकिन आप कम से कम वहां से स्टडी करें, आपको पता चल जाए कि कहां से टॉपिक कौन सा चर्चा में और आपको क्या करना चाहिए। अब देखो हम पहले, मैं आप लोगों को पहले समझाता हूँ आपकी हमारी चक्रवात के बारे में हम लोग समझेंगे, है ना, साइक्लोन या चक्रवात आपकी होती है। देखो पहले मैं एक चित्र बनाता हूँ यहाँ, ध्यान से इस चित्र को पहले आप सब लोग आपकी हमारी ध्यान से ना इस वाले चित्र को सब लोग पहले ध्यान से बनाएं, क्योंकि चित्र अगर बना हुआ होगा तो चीजें आपकी जल्दी समझ में आ जाएंगी। देखो एक चित्र बनाते हैं, ये है ना, ये यहां बीच में लिखते हैं आपके निम्न दाब, निम्न दाब, ठीक है। उसके बाद ऊपर की तरफ चलते हैं यहां से, ये मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, फिगर बना रहा हूँ, इससे बड़ी अच्छी तरीके से आप लोगों की ना वो समझ में आ जाएंगी चीजें जो है। यहाँ लिखा कि 1005 मिली बार लिखा हुआ है, ये मिली बार, ठीक है। उसके बाद ऊपर और चलते हैं आपकी चीजें, और यहाँ लिखा हुआ है 1010 मिली बार, मिली बार, ठीक है। उसके बाद एक आपकी स्ट्रक्चर और बनाते हैं, और यहाँ जो आपकी लिखा हुआ है ना इसको कहते हैं 1020 मिली। मैं अभी समझाऊंगा सारी चीजें होती क्या है, मिली बार, है ना, ये लिखा हुआ है। यानी 1020 मिली बार हो गया, 1000 आपकी हमारी भाई की। एक और बना लेते हैं, इसमें क्या है आपकी, है ना, थोड़ा सा आप लोगों की बस डिटेल में चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ लिखा हुआ 1030 मिली बार, ये बार, है ना, मिली बार। अब देखो क्या है, एक चीज यहाँ ध्यान से समझना, पहले मैं आप लोगों को आपकी चक्रवात समझा रहा हूँ कि चक्रवात होते क्या है, बाद में आपकी प्रति चक्रवातों पर भी आ जाएंगे। तो पहले हम चक्रवात कर लेते हैं, क्योंकि साइक्लोन का टॉपिक सबसे ज्यादा चर्चा में है, और इस समय इतनी ज्यादा इसकी चर्चा है कि सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी और संभावना है कि इससे गारंटी के साथ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये भी आप समझना, शायद ऐसे किसी ने भी शायद हम लोगों को आपकी स्टडी ना कराई हो, और शायद हमने कभी ऐसे ना समझा हो चीजों को कि साइक्लोन या एंटी साइक्लोन आते कैसे और होता क्या है। देखो यहाँ आपके लिखा हुआ न्यून दाब, पहली बात तो मैं आप लोगों को दाब समझाऊं कि दाब होता क्या है ना, इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर। अब लोग आप जल्दी जल्दी आपके लिखना स्टार्ट करें, जल्दी ध्यान से सारे लोग, है ना। दाब में प्रेशर का मतलब होता क्या है, देखो क्या होता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P बराबर होता है F अपॉन ए वाला, है ना। और इसीलिए इसका मात्रक आपके न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, ये वाला, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक आपकी मीटर स्क्वायर होता है, और इसीलिए इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। देखो परिभाषा समझे, जैसे करके हम मान लेते हैं ये एक हमने क्षेत्र लिया, इस क्षेत्र पर हमने मार्कर यहाँ पर रखा। अब इस क्षेत्र पर मार्कर के द्वारा जो डाला गया दबाव है, जो डाला गया बल है, तो ये वाला डाला गया जो बल और ये वाला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया ही तो कहते हैं। क्षेत्रफल आपकी किसी भी आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, दो भुजाओं का गुणनफल जो होता है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। आयत है, रेक्टेंगल है, अगर लेंथ इंटू विड्थ होगा, अगर वो स्क्वायर है तो उसका आपकी हमारी भुजा का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो किसी भी आकृति पर जितने क्षेत्रफल पर जो बल लगाया गया, इस वाले बल
और इस वाले क्षेत्रफल, देखो ध्यान से सुनना है, यहाँ सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। ये वाला बल यानी किसी भी क्षेत्रफल पर हमने जितना फोर्स अप्लाई करा, जितना बल लगाया, और उस आपकी हमारी फोर्स को जितने क्षेत्रफल पर लगाया गया, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, दाब, या आपकी हमारी इंग्लिश में प्रेशर। अब प्रेशर की बात करें तो देखो, बल का एसआई पद्धति में मात्रक हम इतना तो जानते हैं न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का एसआई पद्धति में मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो इसीलिए दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब इस दाब के बारे में सबसे पहले जो खोज है आपकी, तो वो पास्कल के द्वारा की गई थी। पहले आप ये समझ लें, पास्कल, और इसी रीजन से आपकी हमारी पास्कल के सम्मान में दाब का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। दाब का जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो क्या होता है, वो पास्कल होता है। पहली बात तो आप प्रेशर समझ गए, दाब क्या होता है। तो दाब का मतलब होता है किसी भी स्थान पर आपके किसी भी स्थान के एकांक, देखो मैं परिभाषा पढ़ रहा हूं ध्यान से, किसी भी स्थान के एकांक क्षेत्रफल पर डाले गए दबाव को या डाले गए बल को दबाव कहा जाता है। एसआई पद्धति में मात्रक पास्कल होता है। दाब जो है वो आपकी हमारी भैया एक अदिश राशि का उदाहरण है। इस वाली बात को ध्यान रखें, स्केलर क्वांटिटीज होता है, ये वेक्टर क्वांटिटीज आपकी नहीं होता है। और इसका एसआई पद्धति में मात्रक पास्कल, सूत्र के अनुसार इसका मात्रक ये हुआ। ऐसे ही करके आ जाते हैं वायु दाब। वायु दाब को इंग्लिश में हम कहते हैं एयर प्रेशर। ये टॉपिक भाई अलग है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ बता दूं क्योंकि यहाँ इसका लेना देना है। देखो होता क्या है, वायु के द्वारा, बिल्कुल सेम है, वायु के द्वारा पृथ्वी के एकांक क्षेत्रफल पर, पृथ्वी के एकांक क्षेत्रफल पर डाले गए दबाव को वायु दाब कहते हैं। अब जिससे करके हमारे द्वारा किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर डाले गए आपकी बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ऐसे ही करके वायु के द्वारा पृथ्वी के एकांक क्षेत्रफल पर डाले गए दबाव को क्या कहते हैं, वायु दाब कहा जाता है। इंग्लिश में एयर प्रेशर कह देते हैं, या एटमोस्फेयर प्रेशर कह देते हैं, वायुमंडलीय दाब कह देते हैं। वायु दाब का एसआई पद्धति में मात्रक जो होता है वो बार होता है, इसलिए यहाँ लिखा है बार। ये है रीजन, मुझे बस ये समझाना था, क्योंकि हर चीज हमारी समझ में आनी चाहिए तभी याद होगा। रटने से चीजें मेन टर्म में याद नहीं रहेंगी, आप लोग इस बात को समझें, है ना। तो ये एसआई पद्धति में अगर इसकी हम बात करें तो एसआई पद्धति आप लोग समझते होंगे ना, किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए जिन मानों की जरूरत होती है उन वाले मानों को आपकी मात्रक इकाई या इंग्लिश में यूनिट कहा जाता है। और मात्रकों की बहुत सारी पद्धति होती है, कभी हम फिजिक्स में मुलाकात करेंगे आपसे। एमकेएस पद्धति होती है, सीजीएस पद्धति होती है, एसआई पद्धति होती है, एफओपीएस पद्धति होती है। सबसे पूरी दुनिया में मान्यवर जो पद्धति है वो एसआई पद्धति है। इसका पूरा नाम याद कर ले, सिस्टम डी इंटरनेशनल यूनिट होता है। एसआई पद्धति में वायुमंडलीय दाब या वायु दाब का मात्रक बार होता है। और एक चीज लिखे आपकी, एक बार बराबर, ये जरूर लिख लें सब लोग, 10 टू द पावर 5 पास्कल, या एक बार बराबर 10 टू द पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये आंकड़ा आप जरूर लिखें, ये वाला आंकड़ा आपको याद रखना चाहिए, 10 टू दी पावर 5 पास्कल या 10 टू दी पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसीलिए जहां कहीं भी वायु दाब की बात आएगी वहां उसके साथ आपकी हमारी क्या लिखा जाएगा, मिली बार लिखा जाएगा। उसका रीजन ये। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों के आपके प्रेशर और एयर प्रेशर के बारे में भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ चित्र बना हुआ है, जब कभी भी किसी भी स्थान पर केंद्र में, देखो ये केंद्र है ना, यहाँ पर आपकी ये केंद्र है, सेंटर है, इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। और ये आपकी बाहर वाली जो स्थिति है ये आपकी परिधि है ना, ये परिधि है, पैरामीटर कहते हैं भाई, पैरामीटर, ये वाला पैरामीटर। अब देखो, जब कभी भी पृथ्वी के किसी भी भाग पर केंद्र में वायु दाब आपके कैसा हो जाए, कम हो जाए, निम्न वायु दाब हो जाए, और उसके आसपास, अब देखो यहां फिर वायु दाब बढ़ा, यहां ऊपर की तरफ गए तो वायु दाब और बढ़ा, यहां और बढ़ा, यहां और बढ़ा। तो जब कभी भी पृथ्वी के किसी भी स्थान पर केंद्र में वायु दाब कम हो जाए, केंद्र में वायु दाब कम हो जाए, वायु दाब कम है ना, और परिधि पर वायु दाब जो है वो अधिक हो जाए, अधिक हो जाए, ये वाली केंद्र में वायु दाब कम हो जाए और परिधि पर वायु दाब आपकी अधिक हो जाए, तो जब हमेशा जो बाहर वाली हवाएं होती है ना, जो ऊपर वाली हवाएं होती है, इस स्थान पर जब वायु दाब कम होगा, देखो मैं आपको एक चीज और बताऊं, वायु दाब कम होता क्यों है, क्योंकि यहाँ आपकी हमारी जो गर्म हवा होती है ना, गर्म हवा, वो हल्के होकर ऊपर उठ जाती है ना, हल्के होकर ये आपकी हवा जो होती है वो ऊपर उठ जाती है, ऊपर।
अब ये जो स्थान खाली हुआ है ना यहाँ पर, ये स्थान यहाँ पर जो खाली हुआ है, तो इस खाली स्थान को भरने के लिए चारों तरफ की हवाएं, चारों तरफ की हवाएं तेजी के साथ आपकी दौड़ लगाती है चारों तरफ की। अब देखो यहाँ आपकी हमारी वायु दाब कैसा हो गया, कम। वायु दाब कम क्यों हुआ, क्योंकि जो गर्म वायु थी वो हल्की होकर ऊपर उठ गई, और जब वायु दाब कम होने के कारण गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठी तो ये स्थान खाली हुआ। अब इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा ना, वहां पर वायु रखी हुई है, वहां पर वायु भरी हुई है। अब ये वाली वायु जो होगी ना, वो तेजी के साथ इस स्थान को भरने के लिए भागती है, तेजी के साथ। तो जब कभी भी बीच में केंद्र में दबाव कम हो जाए और परिधि पर आपकी दबाव ज्यादा हो जाए, तो हवाएं जो होती है ना, वो परिधि से केंद्र की ओर मूव करती है। देखो ध्यान से आपकी हमारी चित्र को देखना, परिधि से केंद्र की ओर आपकी हमारी मूव करती है, और परिधि से जब केंद्र की ओर मूव करती है ना, देखो यहाँ चित्र पे ध्यान देना भाई, यहाँ चित्र पे अगर आप लोग ध्यान दोगे ना, तो बड़ी आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो आप सभी जानते हैं ना, यहाँ पर अगर हम एक लाइन खींच लें तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो देखो यहाँ चित्र लगा हुआ ऊपर से केंद्र की ओर, यहाँ भी ऊपर से केंद्र की ओर है ना। यहाँ ध्यान से देखो भाई इस वाले चित्र को, यहाँ ये वाली आपकी चीजें आई, ये वाली चीजें समझ में आई, है ना। उसके बाद अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे यहाँ से, तो देखो दक्षिणी गोलार्ध में नीचे से, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो आपकी नीचे से, एक बार आपकी चित्र ढंग से आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो फिर बड़ी आसान चीजें हो जाएंगी, है ना। यहाँ से देखो ये यहाँ से, ये वाली यहाँ से, ये यहाँ से आपकी हमारी, यानी कि बाहर से केंद्र की ओर अंदर की ओर हमें हवाएं ले जानी है। देखो यहाँ से ये वाली हवाएं गई, यहाँ से ये वाली हवाएं गई, यहाँ से ये वाली हवाएं गई। तो देखो चित्र को समझ लो एक बार, कि जब कभी भी यहाँ से हमने देखा तो केंद्र में वायु दाब कम था, ऊपर परिधि पर वायु दाब ज्यादा था, तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो है वो परिधि से केंद्र की ओर गई, दक्षिणी गोलार्ध में भी परिधि से केंद्र की ओर गई। तो जब कभी भी हवाएं जो होती है वो परिधि से केंद्र की ओर जाती है तेजी के साथ, परिधि से केंद्र की ओर जाती हैं, केंद्र की ओर आपकी मूव करती हैं, जाती हैं। और ये वाली जो स्थिति होती है ना, इस वाली स्थिति को आपकी हमारी क्या बोल दिया जाता है, आपकी चक्रवात। ये है थोड़ी कुछ चक्रवात। तो चक्रवात का मतलब ये होता है कि जब कभी भी पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र पर, देखो ध्यान से सुनना, पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र पर आपके केंद्र में वायुदाब कम हो जाए और परिधि पर वायुदाब आपकी अधिक हो जाए, तो परिधि से जो हवाएं होती हैं वो केंद्र की ओर तेजी के साथ आपकी दौड़ लगाती हैं, और इन्हीं आपकी हवाओं के तेजी के साथ दौड़ने की स्थिति को क्या कह देते हैं, आपकी साइक्लोन या चक्रवात कहते हैं। चित्र को अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो एरो का निशान ये है, एरो का निशान ये है, एक एरो का निशान ये है, और एक आपकी हमारी एरो का निशान जो है वो ये लगा, है ना, ये वाले एरो के निशान है। तो ध्यान से लिख लो, अगर क्वेश्चन आपकी हमारी पूछा जाता है, और मैंने आपको बता दिया वायुदाब कम क्यों होगा, क्योंकि गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, तो वहां पर वायुदाब कैसा हो जाता है, आपकी कम हो जाता है। और इसी वायुदाब के कम होने की स्थिति से जो बाहर की परिधि की हवाएं केंद्र की ओर मूव करती है, उसे क्या बोल दिया जाता है, चक्रवात या साइक्लोन। अब आप एक बात लिख लो, आपकी हमारी जो उत्तरी गोलार्ध होता है ना, पूरी याद इतना तो पता ही होगा सब लोगों को भाई, कि पूरी पृथ्वी एक गोला है और उसको दो वर्गों में बांटा गया है। भूमध्य रेखा से ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध है, नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। अब आप एक बार लिख लें, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की जो दिशा होती है ना, उत्तरी गोलार्ध में देखो आपको पता चल रहा होगा, वो घड़ी चलती है ऐसे, ऐसे चलती है ना, सीधे आपको राइट हैंड को मूव करती है, ये है ऐसे। तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा जो होती है वो आपकी घड़ी की सुई के विपरीत होती है, घड़ी की सुई के विपरीत। ये क्वेश्चन आता है आपको, ये थोड़ा सा ज्यादा लिखते हैं, है ना। विपरीत होती है, इंग्लिश में कहते हैं आपकी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये वाली। तो घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है आपकी हमारी एंटी क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में जो होती है ना, दक्षिणी गोलार्ध में वो चक्रवात की जो दिशा होती है वो घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है। देखो आपने चल रहा होगा ना, घड़ी की सुइयों के अनुकूल अगर ऐसे करके आपकी हमारी मूव करके आएगी, तो फिर आपकी हमारी जो घड़ी की सुई है देखो ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे का मूव करके। तो इसीलिए जैसे चित्र बना हुआ, चित्र से बेहतर आ जाएंगी। दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के समान होती है, घड़ी की सुई के समान, इंग्लिश में बोलते हैं आपके क्लॉकवाइज, ये बात
क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, साउथर्न हेमिस्फीयर में आपकी कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। और जब कभी भी केंद्र में आपकी वायुदाब कम हो जाए, परिधि पर वायुदाब ज्यादा हो जाए, तो इस स्थिति में जो हवाएं आपकी परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं, ध्यान से लिखना, आपकी हवाएं जब कभी भी परिधि से केंद्र की ओर चलती है, केंद्र की ओर चलती है, और चलेंगी कब, जब आपकी वायुदाब जो होगा वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस स्थिति को क्या कह देते हैं, आपकी चक्रवात या साइक्लोन बोलते हैं। ये आपकी पूरी डिफाइन है, पूरी डेफिनेशन है, चित्र आपके सामने बना हुआ है। जैसे करके मैंने आपको एरो लगा के दिखाया ना, बिल्कुल ऐसे ही लगाने। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होगा और दक्षिणी गोलार्ध में आपकी क्लॉकवाइज होगा। अब ये जब कभी भी पृथ्वी पर आपकी साइक्लोन आते हैं ना, अब ध्यान से समझो इन सारी चीजों को आपकी, है ना। प्रेशर आपकी समझ में आ गया होगा, वायुदाब आपकी समझ में आ गया होगा, मिली बार क्यों लिखा हुआ वो भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब जब कभी भी आपकी हमारी भाई पृथ्वी पर ये चक्रवात आते हैं ना, तो चक्रवात के आगमन के बाद एक स्थिति बनती है जिसे कहते हैं वताग्र। वताग्र को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग आपकी फ्रंट बोल दिया जाता है। अब यहां समझना ध्यान से, वतागर को इंग्लिश में जो कह देते हैं ना, वो हम लोग आपकी क्या कह देते हैं, वो फ्रंट बोल दिया जाता है। अब देखो होता क्या है, ध्यान से अब डिफाइन मैं कर रहा हूं चीजें, आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लिखते रहे, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आई नहीं है ये चीजें। देखो वतागर का या फ्रंट का मतलब ये होता है जब भिन्न स्वभाव वाली वायु राशि। भिन्न स्वभाव का मतलब होता है जिनका तापमान अलग हो, जिनका दाब अलग हो, जिनका घनत्व अलग हो, जिनका आपकी आयतन अलग हो, जिनकी दिशा अलग हो, ये वाली है ना। जब भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां, यानी कि जिनकी ये चीजें आपकी अलग हो, आपस में मिलती हैं, तब तब एक एक ढाल का मतलब होता है वक्राकार, आपकी हमारी क्षेत्र जो होता है ना, वो आपकी हमारी क्रिएट करती है। एक आपकी हमारी, या ऐसे लिख लो, एक ढलुआ क्षेत्र बनाती है, और इसी वाले आपके ढलुआ क्षेत्र को क्या बोल दिया जाता है, आपकी वातावरणीय फ्रंट। देखो ये अब भिन्न स्वभाव वाली का मतलब है जैसे करके शीत ऋतु, सॉरी शीत आपकी वायु जो होती है वो ग्रीष्म वायु से मिल जाए। जैसे विंटर आपकी हमारी जो एयर होती है, अगर वो समर एयर से आपकी हमारी कोलिजन कर जाती है, वो आपकी हमारी उसके साथ अगर मिल जाती है, तो उसके बाद जो क्षेत्र आपके निर्मित होते हैं उनको क्या बोल दिया जाता है, आपकी वातागर कहते हैं। देखो एक बात ध्यान से अब लिखना, आप सब लोग सारे, वातागर जो होता है ना, ये वतागर एक ढलुआ क्षेत्र होता है, तो इसका मतलब वतागर का एक आपकी हमारी कोण पर झुका होता है। वतागर एक कोण बना होता है, वतागर का एक कोण बना होता है। ये वाली बात भाई, झुका हुआ अगर चीज होगी, जैसे करके ये आपकी हमारी पृथ्वी है, अब ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव व्रत है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये मकर रेखा है, ये दक्षिणी ध्रुव व्रत है, ये दक्षिणी ध्रुव है। अब यहाँ पर अगर आपकी हमारी ढलुआ क्षेत्र बनेगा, तो इसके बीच में यहाँ पर कोण नहीं बनेगा, एंगल तो कोई ना कोई क्रिएट होगा। तो अगर ढलुआ क्षेत्र है तो कोई ना कोई तो एक कोण बना होता है। ये कोण ना आपके वातागर का जो कोण होता है, वो ध्यान से सुनते रहना मुझे भैया, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता जाता है, ये वाला बढ़ता जाता है। आप लोगों की समझ में आ जाएगा, इसका रीजन होता है क्योंकि क्योंकि वताग्र जो होता है ना, वताग्र इंग्लिश में जिसको फ्रंट बोला गया, समझ में आ गया होगा, डिफाइन आपकी मैंने करा है कि वताग्र का मतलब क्या होता है। क्योंकि वताग्र जो होता है वो पृथ्वी की अक्षीय गति का अनुसरण करता है, पृथ्वी की अक्षीय गति का अनुसरण करता है भाई। अब अक्षीय गति का अगर अनुसरण करेगा, तो अक्षीय गति का अनुसरण करने के कारण आपकी हमारी जो पृथ्वी पर जब कभी भी वताग्र आपके क्षेत्र बनते हैं, तो उनका ढाल आपकी भूमध्य रेखा से, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे, आपकी ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, यानी भूमध्य रेखा है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, नीचे की तरफ, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर या साउथर्न हेमिस्फीयर में, तो इनका आपकी हमारी जो ढाल होगा, जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, तो इनका जो ढाल होता है ना, आपकी इनका जो कोण होता है, ढाल कह लो या कोण कह लो, एंगल कह लो, वो कैसा हो जाता है, वो बढ़ता चला जाता है। तो एक बात आप लिख लें कि लगभग वताग्र जो होता है, वताग्र का ढाल
या फिर आपकी भाई कोण या एंगल कह लो, वो आपकी भूमध्य रेखा या जिसको विषुवत रेखा भी हम लोग कह देते हैं, है ना, एक काल्पनिक रेखा है, जीरो आपकी लैटिट्यूड पर प्रिंट की गई है, जीरो अक्षांश पर खींची गई है। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर जो है ना, विषुवत रेखा पर इनका जो ढाल होता है वो लगभग लगभग आपकी शून्य होता है। ये वाली बात जरूर रट ले भाई, ध्यान से सुन ले, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था बीसीए एग्जाम में, बीपीएससी में पूछा गया था। तो कि पृथ्वी पर आपकी जब कभी भी वताग्र उत्पन्न होते हैं तो भूमध्य रेखा पर इनका ढाल लगभग कितना होता है, शून्य होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा से आगे की ओर बढ़ने पर ये लगातार बढ़ता चला जाता है। जब कभी भी विपरीत स्वभाव वाली हवाएं आपस में मिलती हैं तो इन वाली आपकी स्थिति को क्या बोल दिया जाता है, आपकी वताग्र कहते हैं। अब देखो, वताग्र जो होते हैं ना वो आपकी चार प्रकार के होते हैं। अगर हम वताग्र के बारे में बात करेंगे तो वताग्र जो होते हैं ना वो चार प्रकार के होते हैं। पहले मैं बस एक बात और समझा दूं आपको, वताग्र जो बनते हैं, वताग्र के बनने की स्थिति को वताग्र जनन कहते हैं, और वताग्र जो आपके खत्म होते हैं, इनके खत्म होने की स्थिति को वताग्र क्षय बोलते हैं। फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं, फ्रंटो एनालिसिस बोलते हैं आपकी हमारी ये वाली, है ना। फ्रंटो इसको इंग्लिश में कहेंगे आपकी हमारी फ्रंटोजेनेसिस, है ना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आपकी फ्रंटोलाइसिस। बस ये वाली बातें आपको याद रखनी होती है, एक एक लाइन के टॉपिक होते हैं कि जब कभी भी पृथ्वी पर वताग्र निर्मित होते हैं तो उसको वताग्र जनन कह देते हैं। जब कभी भी पृथ्वी पर वताग्र आपकी इंग्लिश में फ्रंट बोला जाता है, वो आपके खत्म होते हैं तो वताग्र क्षय, फ्रंटोलाइसिस या फ्रंटोजेनेसिस बोल दिया जाता है। अब वताग्र की अगर हम बात करें तो वताग्र जो होते हैं ना वो पृथ्वी पर आपकी चार प्रकार के होते हैं। अब आने वाले अमेरिका के बर्फीले तूफान पर नंबर एक होता है आपकी जिसको कहते हैं शीत वताग्र, ये वाला शीत वताग्र इंग्लिश में बोल दिया जाता है इसको आपकी कोल्ड फ्रंट, ये वाला। देखो ध्यान से सुनते रहना, जब कभी भी पृथ्वी पर, जब कभी भी पृथ्वी पर ठंडी व शीत हवा, ठंडी व शीत हवा गर्म व उष्ण हवा को, गर्म व उष्ण हवा को प्रतिस्थापित कर दे, प्रतिस्थापित कर दे, कर दे। इस स्थिति में जो वताग्र बनते हैं ना, जो फ्रंट आपकी बनते हैं, उन वाले फ्रंटों को क्या बोल दिया जाता है, आपकी शीत वताग्र या फिर आपकी कोल्ड फ्रंट कह दिया जाता है। ये स्थिति जरूर आपकी याद रहे, जब कभी भी पृथ्वी पर आपके शीत वताग्र बनते हैं, वताग्र हमेशा बनेंगे कब, जब कभी भी चक्रवातों के आगमन की आपकी सूचना होती है, क्योंकि जब भी वायु राशियां मिलेंगी तो उसी स्थिति को आपकी शीत वताग्र जब कहते हैं, जब ठंडी और शीत हवा गर्म और उष्ण हवा को प्रतिस्थापित कर दे, यानी उसे ऊपर भेज दे, नीचे स्वयं हो जाए, तो इस वाली स्थिति को आपकी शीत वताग्र करेंगे। और ध्यान से सुनना भैया आप लोग, है ना, शीत वताग्र की ही स्थिति में, शीत वताग्र की ही स्थिति में जो तूफान उत्पन्न होते हैं ना, इन वाले तूफानों को ही आपकी हमारी क्या कहता है, बर्फीले तूफान। इनको ही आपकी बर्फीले तूफान कहा जाता है, या इंग्लिश में जिन्हें हम बात कर रहे हैं आपकी बॉम्ब साइक्लोन कहते हैं। और इसी रीजन से अमेरिका में बॉम्ब साइक्लोन वहां पर उत्पन्न, इसलिए समझनी पड़ती हैं ये वाली चीजें। तो वास्तविकता में बॉम्ब साइक्लोन या बर्फीले तूफानों का उत्पत्ति जब होती है तो पहले तो चक्रवात बनते हैं, और चक्रवात कौन से बनते हैं, शीत वताग्र के कारण जो चक्रवात बनते हैं उन वाले आपकी हमारी भाई स्थितियों को आपकी बॉम्ब साइक्लोन कहते हैं। अब आप एक चीज और लिख लें भाई, बॉम्ब साइक्लोन या शीत चक्रवात जो होते हैं, ये शीत आपकी वताग्र जिन्हें हम कह रहे हैं, सॉरी, उनमें बर्फीले तूफान जब आपकी बनते हैं तो इनमें आपकी बहुत कम समय तक, बहुत कम समय तक तेजी के साथ बारिश होती है, तेजी के साथ आपकी हमारी वर्षा होती है, और मौसम कैसा हो जाता है, जल्दी ही आपकी साफ हो जाता है। एक और स्थिति होती है कि ये जो बर्फीले आपकी तूफान होते हैं ना, एक आंकड़ा और लिखे, बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है, इनमें आपकी 24 घंटे में तापमान बहुत नीचे चला जाता है, तापमान बहुत कम चला जाता है, बहुत कम आपकी हमारी टेम्परेचर चला जाता है, और 24 घंटे में आपके टेम्परेचर में इतना ज्यादा आपकी हमारी फेरबदल आपकी हमारी इनमें टेम्परेचर में होता है कि दबाव जो होता है ना, वो भी दबाव जो होता है वो प्रति घंटा, दबाव है ना, प्रति घंटा 1 मिलीबार, 1 मिलीबार जो होता है वो नीचे आता चला जाता है। ये एक आंकड़ा है। तो इस वाली स्थिति में आपकी क्या बनती है भैया, शीत वताग्र में आपकी बॉम्ब साइक्लोन बनते हैं, बर्फीले तूफान बनते हैं, इनमें टेम्परेचर
तेजी के साथ आपकी नीचे फॉल डाउन होगा, और प्रेशर भी आपकी हमारी दबाव जो होता है वो प्रति घंटा आपकी फॉल डाउन होता चला जाता है, और नीचे की तरफ कितने मिली बार एक घंटे में, 1 मिली बार आपकी टेम्परेचर सॉरी प्रेशर जो होता है वो कैसे चला जाता है, नीचे चला जाता है। और ये स्थिति जिन चक्रवातों में बनती है उनको क्या कहते हैं हम आपके भैया, बर्फीले चक्रवात या बॉम्ब साइक्लोन। और जिस वताग्र के कारण इस स्थिति को आपकी बनने में आपकी मदद मिलती है वो शीत वताग्र होता है। दूसरी आपकी स्थिति जो होती है ना, इसमें वो होती है आपकी ग्रीष्म वताग्र, है ना, इंग्लिश में कहते हैं इन्हें वार्म फ्रंट। मैंने आपके बताया ना, वताग्र जो होते हैं आपके वो 4 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम पढ़ रहे हैं ना, ये 4 प्रकार के होते हैं शीत वताग्र। अब देखो जैसे नाम से पता चला होगा, जब कभी भी ग्रीष्म व उष्ण वायु, ग्रीष्म व उष्ण वायु ठंडी वायु को ठंडी वायु को स्थानांतरित कर दे, तब उस स्थिति में जो आपकी वताग्र आपकी बनते हैं ना, उन वाले वताग्रों को क्या बोल दिया जाता है, आपकी ग्रीष्म वताग्र कहेंगे। ग्रीष्म वताग्र में बस स्थिति ये होती है कि इन स्थितियों में हमेशा जो होती है वो बारिश आपकी धीमी होती है, लेकिन धीमी तो होती है, लेकिन वो लंबे समय तक होती है, लंबे समय तक होती है। इस स्थिति में आप लोग एक टॉपिक और पढ़ ले मेरे कहने से, बादल वाला। इस स्थिति में जो बादल आपके बनते हैं ना, उन वाले बादलों को आपकी पक्षोभ मेघ या फिर आपकी हमारी पक्षोभ स्त्री मेघ के नाम से जाना जाता है। ये नाम आप जरूर लिख लें। पक्षोभ मेघ को इंग्लिश में सीरस क्लाउड्स कहते हैं, और ये सीरस स्ट्रेटस क्लाउड्स होता है आपकी हमारी, ये वाली बात आपकी सीरस क्लाउड्स, और ये होता है आपकी हमारी सीरस स्ट्रेटस क्लाउड्स, स्ट्रेटस क्लाउड्स, ये है ना। सीरस क्लाउड्स और सीरस स्ट्रेटस क्लाउड्स आपके अंदर मिलते हैं ग्रीष्म उष्ण वायु में। और यहाँ की चक्रवात जो आते हैं ना, होती तो है बारिश, लेकिन लंबे समय तक होगी, लेकिन वो धीमी बारिश होती है, और ये धीरे धीरे आपकी हमारी जाते रहते तो मौसम साफ होता रहता है, और स्थिति आपकी क्लैरिफाई हो जाती है। और ये उष्ण वायु जब ठंडी वायु को आपकी स्थानांतरित कर देती है, तब जो आपकी चक्रवात आपकी बनते सॉरी तब जो आपकी वताग्र बनते हैं ना, उन वाले वताग्रों को आपकी क्या बोल दिया जाता है भैया, आपके उनको ग्रीष्म वताग्र, है ना। अब तीसरे वाले वताग्र क्या होते हैं, अब जल्दी लिखें भाई। अब तीसरे वाले वताग्र जो होते हैं उन वाले वताग्रों को कहते हैं अति विष्ट वताग्र। अति विष्ट वताग्र आपकी हमारी है ना, अति विष्ट वताग्र जो होते हैं ना, ओक्यूलोडिड इंग्लिश में इनको ओक्यूलोडिड लोडेड फ्रंट कह देते हैं इंग्लिश में। अब ओक्यूलोडिड फ्रंट या आपकी अति विशिष्ट वताग्र जब होते हैं जब कभी भी पृथ्वी पर ग्रीष्म व शीत वायु राशियां आपस में मिल जाती हैं। ग्रीष्म व शीत आपकी वायु राशियां आपस में मिल जाती है ना, तो इनके मिलने से जो आपकी स्थिति बनती है उसको क्या कहते हैं, आपकी अति विशिष्ट वताग्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपकी चौथा वताग्र जो होता है उसको कहते हैं आपकी हमारी स्थायी वताग्र होता है। स्थायी वताग्र को इंग्लिश में बोला जाता है स्टेशनरी स्टेशनरी फ्रंट इंग्लिश में कह देते हैं। देखो स्टेशनरी आपकी हमारी फ्रंट या स्थायी वताग्र वो होते हैं जब आपकी ग्रीष्म व शीत वायु राशियां है ना, ये जब कभी भी समांतर चलती है, समांतर आपकी चलती है ना, तो इस वाली स्थिति को क्या कह देते हैं, आपकी स्थायी वताग्र। एक बात जरूर लिख लेना, स्थायी वताग्र की स्थिति में कभी भी आपकी चक्रवात नहीं बनेगी, क्योंकि जब वो समानांतर चलती रहेंगी, पैरेलल चलती रहेंगी, एक ऐसे, तो यहाँ ना इनके ऊपर ना इनके नीचे, कभी पर भी आपकी वायु दाब ना तो नीचे कम होना है ना ऊपर आपकी बढ़ना है, तो कभी भी आपकी चक्रवात इस स्थिति में आपकी पनप नहीं पाती। तो मेन रीजन होता है कि पृथ्वी पर कभी भी जब आपकी चक्रवातों के कारण या तो बारिश बहुत ज्यादा तेज हो, या मौसम ठंडा हो जाए, या मौसम गर्म हो जाए, तो उसका लेना देना आपकी किस स्थितियों से होता है, आपकी वताग्र की स्थितियों से उसका लेना देना होता है। ठीक है ना, तो वताग्र भी आपकी समझ में आ गया होगा। चक्रवात को हमने आपकी पूरी डिटेल में आपकी समझा। अब चक्रवात जो होते हैं ना, इन चक्रवातों की अगर हम बात करें तो चक्रवात जब कभी भी पृथ्वी पर आते हैं तो उष्ण वताग्र शीत वताग्र की स्थिति उत्पन्न होती है, और उसी से बर्फीले तूफान या बॉम्ब साइक्लोन बन जाते हैं। अब पृथ्वी पर जो चक्रवात होते हैं इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया। नंबर 1 होते हैं आपके उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, है ना। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को इंग्लिश में कहते हैं भैया आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन,
देखो ध्यान से सुनना, मुझे एक बार ग्लोब आप जरूर देखें, मैं अभी बना चुका हूं यहाँ पर। जब कभी भी पृथ्वी पर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो चक्रवात आपके उत्पन्न होते हैं ना, उन वाले चक्रवातों की स्थिति को क्या कह दिया जाता है? आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से उन आपके चक्रवातों को जाना जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात देखो आपको याद रखनी चाहिए भाई। पृथ्वी से जैसे हम लोग बात करें ना, देखो मैं एक चीज यहाँ पर आपकी बना देता हूँ। देखो जैसे ये है, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी का आपकी भूमध्य रेखा ये है, ये कर्क रेखा है, ये 0 अक्षांश पर है, ये 23.5 अक्षांश पर आपकी कर्क रेखा है ना, उत्तरी गोलार्ध में। ये अगर हम देखें 66.5 अक्षांश पर जो है, इसको याद भी कर लियो, लास्ट ईयर जीडी में पूछा गया था। उत्तरी ध्रुव व्रत है ये वाला, है ना। यहाँ 90 अक्षांश पे जो है ये उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है। ये अगर हम बात करेंगे 23.5 अक्षांश पर दक्षिणी गोलार्ध में आपकी मकर रेखा है ना, कैप्रिकॉर्न है। ये देखेंगे 66.5 अक्षांश पे, तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत है, ये वाला दक्षिणी ध्रुव व्रत है। उसके बाद 90 अक्षांश पे यहाँ देखेंगे तो ये दक्षिण ध्रुव है, इंग्लिश में साउथ पोल कहते हैं। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ये लाइन ऑफ कैंसर है, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये इक्वेलेटर है। 0 अक्षांश पर, तो इसका मतलब आपकी 90 अक्षांश ऊपर 90 अक्षांश नीचे, तो पृथ्वी पर टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी? 180। अब जब कभी भी आपकी ये वाली स्थिति, देखो मैंने यहाँ लाइन खींची है, जब कभी भी इन वाली स्थितियों के बीच में आपकी जो चक्रवात उत्पन्न होती है ना, इन वाली स्थितियों के बीच में, तो इन वाले चक्रवातों को क्या बोल दिया जाता है आपकी भैया? उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा 23.5 अक्षांश भूमध्य रेखा से ऊपर और 23.5 अक्षांश भूमध्य रेखा से नीचे, तो इन वाले चक्रवातों को क्या कह दिया जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात कह देते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में आपकी खास बात ये होती है कि इनमें उष्ण वातावरण उत्पन्न होगा, यानी वार्म फ्रंट क्रिएट होगा, और यह ज्यादातर आपकी बर्फीले तूफानों का कोई लेना देना आपकी नहीं होगा। यह ज्यादातर आपकी बारिश होगी, तेज गति से बारिश होती, बहुत तेज गति से, लेकिन मौसम जल्दी ही कैसा हो जाता है आपकी 1 या 2 दिनों में आपकी जल्दी से ही आपकी कैसा हो जाता है? साफ हो जाता है। और इन वाली आपकी स्थितियों को क्या कह देते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। अब आप लिख लें, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं ना, इन वाले चक्रवातों को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से आपकी जाना जाता है ना। अलग अलग देशों में इनको जो आपके नाम दिए गए हैं ना, वो इनके नाम अलग अलग रखे हैं। जैसे लिख लें, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं ना, इन्हें अमेरिका में इन्हें कहा जाता है हरिकेन, हरिकेन। ठीक है, ये नाम आते हैं आप लोगों को ज्यादा। और इन्हीं वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चाइना में कहा जाता है टाइफून। इन्हीं वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में कहा जाता है साइक्लोन। हमने तो इंग्लिश में नाम रख दिया, या हिंदी में इनको हम चक्रवात कह देते हैं। ठीक है, इन्हीं वाले आपकी भैया ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, इन्हें कहा जाता है आपकी विली विली, इन्हें विली विली कहा जाता है। इन्हीं वाले चक्रवातों को आपकी हमारी फिलीपींस जो होता है ना, फिलीपींस, उसमें कहा जाता है इन्हीं चक्रवातों को बागियो। ये नाम आपके याद रहने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं, फिलीपींस में बागियो कहते हैं, साइक्लोन भारत में टाइफून है, हरिकेन है। ये अलग अलग देशों में आपकी इन वाले चक्रवातों के नाम जो है वो अलग अलग आपकी स्थितियों के अनुसार आपके रख दिए गए हैं। तो हरिकेन अमेरिका में कहते हैं, टाइफून आपकी हमारी भाई चाइना में, साइक्लोन कहते हैं, विली विली कहते हैं, बागियो आपके फिलीपींस में कहते हैं। अब एक बात और सुन ले, मैं यहाँ एक चीज और बता देता हूँ यहाँ से, ये नाम आपको जरूर, ये संस्कृति कल्चर के हिसाब से नाम होते हैं, वैसे इनका कोई लेना देना नहीं है। अब जब कभी भी आपने देखा होगा, अगर हम मैप में देखें तो अमेरिका बिल्कुल ऊपर पड़ेगा, उत्तरी आपकी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। तो अमेरिका में जब कभी भी, देखो ध्यान से सुनना, अमेरिका के जो उत्तरी मैदान होते हैं, इन वाले मैदानों में अगर हम बात करें, तो अमेरिका के उत्तरी मैदानों में जो मैक्सिको की खाड़ी होती है, मैक्सिको की खाड़ी, अब देखो आपकी समझ में आ जाएगा यहाँ से, मैक्सिको की जो खाड़ी होती है वहां से आपकी गर्म हवा आती है, और ऊपर से अमेरिका में आपकी उत्तरी ध्रुव की तरफ से अगर हम बात करें, तो उत्तरी ध्रुव की तरफ से वहां से आपकी ठंडी हवा आती है। तो उत्तरी ध्रुव की तरफ से ठंडी हवा, मैक्सिको की खाड़ी से गर्म हवा। अब ये ठंडी हवा जब गर्म हवा से आपस में मिलती है ना, तो एक विशिष्ट, अभी जैसे मैं बता रहा था आपकी अतिविष्ट वातावरण बनते हैं। तो जब कभी भी आपकी गर्म हवा ठंडी हवा से आपकी मिलती है ना, तो अमेरिका में एक बेहद खतरनाक आपके हमारी तूफान आता है। और इस वाले तूफान या चक्रवात आपकी इंग्लिश में साइक्लोन, इस वाले चक्रवात को कहा जाता है आपकी टोर्नेडो। टोर्नेडो आपकी हमारी कहा जाता है। ये नाम आपकी याद रहे भाई।
तो इसका मतलब आपकी हमारी टोर्नेडो पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवात आपकी किस देश में आता है? अमेरिका में आता इस स्थिति में है आपकी हमारी फ्लेवरल स्थिति, क्योंकि वातावरण की स्थिति क्रिएट होती है। और इस वाले आपकी तूफान का नाम क्या रखा गया? आपकी टोर्नेडो। टोर्नेडो तूफान की जो गति है इसको मापने के लिए एक अलग स्केल है और उसका नाम होता है आपके फुजीटा स्केल। फुजीटा एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किस आपकी स्केल का मतलब हिंदी में पैमाना होता है, इसकी खोज करी थी, इसीलिए इसके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? फुजीटा स्केल रखा गया। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोर्नेडो जो आपकी चक्रवात होता है ये आपके प्रभावित किन किन क्षेत्रों को करता है, तो एक तो आपकी मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी, ये आप जरूर लिख लें भाई सारे लोग, है ना। एक इसमें अगर हम बात करें तो अमेरिका का मिसिसिपी, मिसिसिपी जो मैदान है ये इसको भी आपकी प्रभावित करता है। ये नाम जरूर याद रखें, अमेरिका का जो मिसिसिपी मैदान है, मैक्सिको की खाड़ी है, और एक और लिखे आपकी कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर है ना, कैरेबियन सागर, कैरेबियन, ये तीनों भी नाम अगर आपने याद कर लिए ना, इन्हीं से क्वेश्चन मिल जाएगा कि टोर्नेडो तूफान कैरेबियन सागर, मिसिसिपी के मैदान, मैक्सिको की खाड़ी को प्रभावित करता है, अमेरिका के क्षेत्रों में ज्यादातर में आपकी तबाही मचाता है, गति बहुत ज्यादा होती है, फुजीटा स्केल से मापते हैं, और ये स्थिति आपकी बनती इस रीजन से है। ये सारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, आपकी ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। अब इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो देखो यहां ध्यान से अगर हम सुन लेंगे तो चक्रवात पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा, लेकिन आप वायु दाब एक बार जरूर पढ़ ले, क्योंकि मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूं इतना तो कम से कम आपको पता होगा कि पृथ्वी पर वायु जो होती है वो हमेशा आपकी अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो एक चक्रवात होती है आपकी हमारी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, इनको भी आप सुन ले भाई, इंग्लिश में इनको बोल दिया जाएगा आपका टेम्परेचर साइक्लोन, है ना, टेम्परेचर साइक्लोन आपकी इंग्लिश में इनको बोला जाएगा। देखो जब कभी भी पृथ्वी पर मध्य अक्षांशों में, है ना, मध्य अक्षांशों में जो चक्रवात आपकी उत्पन्न होते हैं ना, उन वाले चक्रवातों को क्या बोल दिया जाता है? आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। मध्य अक्षांशों का मतलब होता है आपकी कर्क रेखा से ऊपर या मकर रेखा से आपके नीचे, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से ऊपर और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से नीचे जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उन वाले चक्रवातों को क्या बोल दिया जाता है? आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कह देते हैं। अब देखो चक्रवातों की दिशा आपको याद होगी ना, उत्तरी गोलार्ध में जो होती है घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होगी। अब इसके अलग आप जो देखो आपको अब कम से कम बर्फीला तूफान आपको पता चला होगा, बूंद साइक्लोन आपकी हमारी क्यों आता है, तो इस रीजन से आता है। अब एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, जिसको कहते हैं प्रति चक्रवात, या इंग्लिश में इसको बोल दिया जाएगा आपके एंटी साइक्लोन, ये है ना। अब एंटी साइक्लोन बिल्कुल देखो इसका चक्रवात का बिल्कुल उल्टा समझ लो आप लोग, चक्रवात के बिल्कुल अगर विपरीत में अगर हम बात करें, यानी कि जैसे करके हमने एक चित्र बनाया था, तो अब यहां वायुदाब अधिक कर लेते, यहां वायुदाब कैसा हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अब इसके बाहर का क्षेत्र जो है यहां वायुदाब आपकी घटता चला जाएगा, यानी बाहर की तरफ अगर हम बात करेंगे आपकी तो वायुदाब आपकी घटता चला जाएगा। जैसे यहाँ 1010 मिलीबार लिख लो, ये वाला एक चित्र और बना लो सब लोग। इसके बाद आपकी यहाँ 1000 आपकी हमारी यहाँ 5 मिलीबार लिख लो, ये वाला मिलीबार लिख लो। उसके बाद एक स्थिति और बनाते हैं और यहाँ आपकी एक स्थिति लिख लो, 1000 मिलीबार लिख लो, आप लोग लिख लो, है ना, ये वाला। अब देखो यहाँ अब हमने पढ़ा है कि हवाएं जो होती है पृथ्वी पर वो हमेशा अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है, तो अब यहाँ वायुदाब आपकी अधिक, यहाँ कम, यहाँ, तो इसका मतलब अब अंदर से बाहर की ओर। अब जब कभी भी आपकी हमारी केंद्र पर, यहाँ पर केंद्र पर वायुदाब अधिक हो जाए, वायुदाब अधिक हो जाए, देखो समझ लो इस वाली चीज को, है ना, वायुदाब अधिक और परिधि पर वायुदाब कैसा हो जाएगा आपकी? वो कम हो जाए। परिधि पर वायुदाब कम हो जाए, केंद्र पर वायुदाब अधिक हो जाए, तो अब हवाएं जो होती है वो अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर चलेंगी। तो इस वाली स्थिति में जब हवाएं बाहर की ओर चलती है ना, देखो यहां से जैसे मैंने एरो लगाए हैं, एरो के निशान बिल्कुल आप लोगों को आपकी ऐसे ही लगाने, इसमें कोई भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चित्र से आपकी यही चीजें समझ में आएंगी। अब देखो केंद्र से बाहर की ओर जो हवाएं चल रही है, यहां से बाहर की ओर चल रही है, या फिर आपकी हमारी यहां से बाहर की ओर में, देखो आपको एरो के निशान जो है वो ऐसे ही लगाने जिस प्रकार मैंने आपको। अब यहाँ ये उत्तरी गोलार्ध हुआ, दक्षिणी गोलार्ध में भी बिल्कुल स्थिति आपकी यही होगी। अब दक्षिणी गोलार्ध में अगर देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में देखो ऐसे एरो के निशान, ये भी आपकी हमारी केंद्र से बाहर की ओर है। ये दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम देखें तो यहां से लगा ले, ये देखो ये लगा,
है ना। अब देखो ये उत्तरी गोलार्ध की स्थिति हुई, ये दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति हुई। जब कभी भी केंद्र में वायुदाब अधिक, परिधि में वायुदाब कम, तो आपके केंद्र से परिधि की ओर बाहर की ओर जो हवाएं चलती है, इन वाली हवाओं को क्या बोला जाता है, तेजी के साथ आपकी प्रति चक्रवात या एंटी साइक्लोन कहते हैं। एंटी साइक्लोन में आपकी दिशा जो होगी वो उत्तरी गोलार्ध में, अब देखो आप देख रहे होंगे ना यहाँ, उत्तरी गोलार्ध में एंटी साइक्लोन की जो दिशा होती है वो घड़ी की सुइयों के अनुकूल होगी, घड़ी की सुई के अनुकूल होगी यहाँ पर, है ना। अनुकूल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे भैया, आपकी क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज बोलेंगे ये वाला। और अगर हम एंटी साइक्लोन में देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में इनकी जो दिशा होगी वो विपरीत हो जाएगी बिल्कुल, यानी कि घड़ी की सुइयों की विपरीत होगी, और विपरीत का मतलब होगा आपकी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बिल्कुल विपरीत होते हैं, ये चक्रवात और ये प्रति चक्रवात। उसका मतलब आपकी बॉम्ब साइक्लोन होता है। चक्रवात पृथ्वी पर कभी भी जब आते हैं जब कभी भी केंद्र में वायु दाब कम हो जाए, परिधि पर बढ़ जाए, और जब कभी भी परिधि पर आपकी कम हो जाए और केंद्र में अधिक हो जाए, तो वायु दाब जो बनते हैं उन वाले वायु दाब को क्या बोला जाता है, आपके प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन। साइक्लोन या एंटी साइक्लोन दो ही प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय, दोनों अलग अलग आपकी हमारी स्थितियों में काम करते हैं। और वताग्र आपकी डिटेल में आपकी समझ में आ गया होगा, 4 वताग्र होते हैं, और इनमें से जब कभी भी पृथ्वी पर शीत वताग्र आता है ना, एक चीज और हाँ लिखे हैं आप लोग यहाँ ध्यान से, देखो जब कभी भी पृथ्वी पर चक्रवात आते हैं तो चक्रवात के आगमन पर जो बादल बनते हैं उन वाले बादलों को आपकी पक्षोभ मेघ कहते हैं, क्योंकि बादल कई प्रकार के होते हैं। पक्षोभ मेघों को इंग्लिश में आपकी सीरस क्लाउड्स कहते हैं, और चक्रवातों के आगमन की सूचना देने वाले जो बादल होते हैं उनको पक्षोभ स्त्री मेघ कहते हैं। ये आप जरूर याद लिखें। और एक बात और लिखें भाई, आप पूरी पृथ्वी पर 10 प्रकार के बादल होते हैं जिन्हें हम पढ़ते स्टडी करते हैं, उनमें सबसे अधिक ऊंचाई पर बादल जो स्थित होते हैं वो पक्षोभ मेघ होते हैं, सबसे नीचे जो बादल होते हैं वो कपासी स्त्री मेघ होते हैं। लेकिन यहाँ पक्षोभ मेघ है और पक्षोभ स्त्री मेघ होते हैं, इनको इंग्लिश में सीरस स्ट्रेटस क्लाउड्स कहते हैं, इनको इंग्लिश में आपकी सीरस क्लाउड्स कहते हैं। ये भी आप उम्मीद करते हैं अच्छे से आपकी समझ आ गया होगा टॉपिक। तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि कृपया करके जिन भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं सभी ग्रुप में इस वीडियो को आप शेयर करें, सभी लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और हमारे चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी हमारी पहुंचाएं और उन्हें बताएं। तो कोशिश करें कि कल तक बहुत लोग हमसे आपके जुड़ जाएं, और जितने भी आपसे संबंधित सारे के सारे लोग हैं आपके गांव में, शहर में, मोहल्लों में, सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। इन्हीं उम्मीदों से मैं आप लोगों से आपकी बार बार कहता हूं कि भैया कोशिश करेंगे सभी लोगों तक इस वीडियो तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें और सभी ग्रुप में इसको आपकी सेंड कर दें। सभी लोगों से आपकी इसके बारे में बताएं कि जिन भी टॉपिकों पर हम बात करें उससे रिलेटेड आपकी टॉपिक एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण संभावित है, और इन्हीं के साथ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हम आपसे बात करते रहेंगे। आप बने रहिए और अच्छे से आपकी कोशिश करते ही रहिए। तब तक आप लोगों से आपकी विदा चाहते हैं। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए